हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग डेली स्टैटिक जीके का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से आपको सेट 12 तक करा दिया गया था और आज हम लोग सेट 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, या आप जहां कमेंट करते हैं वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज रहता है वहां आपको दिया जाता है और क्यूज भी कराया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आपको जब स्टैटिक जीके का पहला वीडियो लाए थे, उसमें भी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैक्सिमम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको बता दिया गया था। तो चलिए हम लोग आज भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जान लेते हैं और आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखकर डैश दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखकर डैश दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहला आता कि इसका स्थापना कब हुआ था और किसने किया था और किसके समय में हुआ था, ये भी आपसे पूछ लेता है। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1885 को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 को। 1885 में हुआ था इसका स्थापना। और छोटा डेट लिखिएगा तो 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। और उस समय के जो वाइसरॉय था कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। उस समय के वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। जो वाइसरॉय था उस समय के कौन था? लॉर्ड डफरिन। यहाँ लिखे वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन। और इसका जो स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मतलब किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता नहीं बोल सकते हम, मतलब स्थापना किसने किया इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था कौन किया था? A.U. ह्यूम। A.O. ह्यूम। इसको लिख लीजिएगा, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम स्थापना मतलब किए थे इसका। और प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछता तो जो इम्पोर्टेंट अध्यक्ष है, मतलब जो अध्यक्ष हो गया, और जो अध्यक्षता किए थे कब किए थे और कहाँ किए थे, जो इम्पोर्टेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में मान लीजिए कि लिखना प्रथम अध्यक्ष, आपसे पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कब हुआ था? 1885 में। प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और जो हुआ था अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा प्रथम अधिवेशन
प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। और उसके बगल में लिख लीजिएगा गोकुल दास तेजपाल। चलिए हम आपको लिख देते हैं गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और कब हुआ था? 1850 में हुआ था, जिस वर्ष स्थापना हुआ था। आपसे पूछता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो इधर लिख लीजिएगा प्रथम, और यहाँ पे लिख लेते हैं अंग्रेज प्रथम अंग्रेज। आप इसको आगे जोड़ लीजिएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष लिख लीजिएगा। हमें सिर्फ लिखेंगे प्रथम अंग्रेज। तो कौन था अध्यक्षता मतलब किया था? तो जॉर्ज यूले। और कब किया था? तो 1888 में। और कहाँ? इलाहाबाद में। तो आप इसको लिख लीजिएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कब किया था? 1888 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अगला पॉइंट में लिखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष लिखिएगा एनी बेसेंट। और अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। तो कहाँ? कोलकाता। हम लिख देते हैं के कोलकाता। आप इसको लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट में लिखिएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आंसर होगा एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू होगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। और कहाँ की थी? तो कानपुर। और जो अधिवेशन हुआ था कब? तो 1925 में। लिख लीजिएगा 1925। और कहाँ हुआ था? कानपुर। तो बगल में लिख लीजिएगा कानपुर। अगला पॉइंट में लिखिएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कब की थी? तो 1887 में, मद्रास में। 1887 कहाँ? तो आंसर में लिखिएगा मद्रास 1887 में। और कहाँ हुआ था अधिवेशन? मद्रास में। अगला पॉइंट में लिखिएगा आपसे पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो आपको जब पहला स्टैटिक जीके का वीडियो प्रोवाइड किए थे, उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस से जो भी इम्पोर्टेंट सारा था उस लिखा दिए थे। तो यहाँ हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, बोल देते हैं, आप खुद से उसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा पहली बार वंदे मातरम गाया गया, मतलब पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया? तो इसका आंसर हुआ कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। और कब अधिवेशन हुआ था? तो 1896 में। तब से पूछा पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में। किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। अगला पॉइंट लिखिएगा कि जन गण मन पहली बार गाया गया। जो जन गण मन था पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। और ये कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में।
और जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। और कब गाया गया था जनगण मन पहली बार? 1911 में। किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता के अधिवेशन में। आप इसको लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था। ये सारा पॉइंट हम आपको पिछले वाली वीडियो में, जब पहला वीडियो था स्टैटिक जगह, तो उसमें आपको बता दी थी कांग्रेस से सारा पॉइंट। तो आप नहीं देखें तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर। मतलब एक तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि फौजी कहाँ से बिलोंग करता है, तो गांव से, तो फौजी से हो जाएगा फैजपुर। प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, जो कहाँ पड़ता है? बंगाल में। और उसके अध्यक्षता कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू। और अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। तब इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, मतलब किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ऑप्शन बी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। W.C. बनर्जी कौन थे? तो अभी आपको बताए थे कि प्रथम अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी बताएंगे। अगर आपसे पूछता है स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। जो अधिवेशन किस अधिवेशन में की थी? कोलकाता अधिवेशन। और कब? 1917 में। अगर आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। कहाँ के अधिवेशन में की थी? कानपुर। और 1925 में। इस पॉइंट का आप याद रखिएगा और पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ आपको हम सारा पॉइंट लिखा दिए थे। ये आप यहाँ भी सुनकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं, अगला प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी बीपीएससी का ही प्रश्न है। तो आपसे पूछ रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको नाम याद रखेगा कि कौन संबंधित था, तो आप चुन सकते हैं कि कौन संबंधित नहीं था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चंपारण आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो जो चंपारण आंदोलन था ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसमें नियम यह था कि नील के खेती को बढ़ावा दिया गया था। जो नील की खेती था उस पर बढ़ावा दिया गया था। मतलब किसानों को ज़बरदस्ती 3/20 भूमि पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब अनिवार्य रूप से आपको खेती करना है 3 कट्ठा पे। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे कौन सा खेती करना है? तो वो नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और इसको बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। इसको क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धति। और गांधी जी को बुलाकर कौन लाए थे? तो राजकुमार शुक्ल बुलाकर लाए थे। तो संबंधित व्यक्ति के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। लिख लीजिएगा संबंधित व्यक्ति। तो किस आंदोलन से? तो चंपारण आंदोलन से। इसको लिख लीजिए संबंधित व्यक्ति चंपारण आंदोलन से। पहला लिखिएगा, पहला कि आप नाम लिखते जाइए और जिसको हम टिक आउट कर देंगे उसको आप जरूर याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद, वही जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद। जेवी कृपलानी, ब्रिज किशोर, मजरूल हक, महादेव देसाई, लोमराज सिंह,
लोम राजसी, नरहर पारवीर, नरहर पारवीर, नरहर नरहर पारवीर, नरहर पारवीर, यहाँ लिखिएगा नरहर पारवीर। अगला लिखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, नारायण सिंह। अगला लिखिएगा, और एक आपसे पूछता विरोध किया, मतलब विरोध किसने किया था, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लेता। एकमात्र जो विरोध किया था कौन था, एनजी रंगा। चंपारण आने से गांधी जी को विरोध किसने किया था, तो एनजी रंगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें से आपको कौन कौन सा याद रखना उसको हम बता देता, आप उसको जरूर याद रखिएगा। इसमें से आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेवी किरफलानी, जेवी किरफलानी, मजहरूल हक भी याद रखिएगा, मजहरूल हक। और आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण। जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप कन्फर्म याद रखिएगा, मतलब जो बता रहे हैं, या पूरा भी याद रख सकते हैं तो और बेटर है। तो चलिए हम अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो ऑप्शन में दे रहे राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद संबंधित ही थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी संबंधित है चंपारण आंदोलन से, जेवी कृपलानी ये भी संबंधित है। तो यहाँ देख लिख रहा है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश जो नारायण थे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, अभी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर की मुरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन हेतु, एल्युमिनियम प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पॉज लॉ प्लांट हेतु। जो मुरी है जाना जाता है बॉक्साइट खनन हेतु, एल्यूमिना प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु, स्पॉज लॉ प्लांट हेतु। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिना प्लांट हेतु। और मुरी कारखाना कहाँ, तो रांची में है स्थित है। और ये बना कब था, तो स्थापना हुआ था 1938 में। स्थापना कौन हुआ था, 1938 में। और जो ये आपका होता है देश का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है। और यहाँ जो बॉक्साइट खनन हेतु है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट सब याद रखिएगा उड़ीसा, बॉक्साइट सब याद रख सकते हैं उड़ीसा। भंडारण में भी पहला स्थान पे है और उत्पादन में भी पहला स्थान पे कौन, उड़ीसा। तब बॉक्साइट, बॉक्साइट कहने का, बॉक्सिंग कहने का मतलब होता है मारना। तो अगर आप किसी को मारिएगा, बॉक्सिंग करिएगा तो मारिएगा तो क्या होगा, उड़ जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं रिलेट करके, बॉक्साइट करना मतलब मारेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो बॉक्साइट में कौन है, उड़ीसा पहला स्थान पे, भंडारण में भी और उत्पादक में भी। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। और इस प्रश्न को हम लोग डिटेल से जब किसी ऐड करेंगे किसी सेट में, तो वहाँ हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट खान रहेगा उसको जान लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस प्रश्न का जो आंसर होगा, एल्यूमिना प्लांट हेतु स्थित है, मतलब मुरी जो जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, एल्यूमिना प्लांट हेतु। और ये स्थित कहाँ, रांची में। और इसका जो स्थापना हुआ था 1938 में हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न की अग्नि नाम जुड़ा हुआ है आग से लड़ने वाले मशीन से, युद्ध टैंक से, हवाई जहाज से, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। जो अग्नि है यह किससे संबंधित है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लिख लेता, आपसे पूछ लेता है जिसमें अग्नि पूछ लेगा कि जो अग्नि है मारक क्षमता पूछ लेता है, या कहाँ से कहाँ मतलब मार करता है। जैसे देखो भूमि से भूमि, भूमि से आकाश, आकाश से भूमि, तो इस तरह से आपको पूछ लेता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए मिसाइल का नाम और मारक क्षमता और कहाँ से कहाँ।
मिसाइल का नाम, मिसाइल मिसाइल का नाम लिखेगा और मारक क्षमता, मतलब कहाँ से कहाँ। ठीक है, तो अग्नि जो है, अग्नि प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था। तो आप लिखिएगा जो अग्नि अगर आपसे जब भी पूछेगा तो अग्नि जो है भूमि से भूमि मार करता है। अग्नि जैसे ही नाम आएगा तो ये आपका जो आंसर होगा क्या होगा, भूमि से भूमि। चाहे तो पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, जब भी अग्नि का नाम आएगा तो आंसर क्या मारेंगे, या भूमि से भूमि मार करने वाला मिसाइल है। भूमि से कहाँ मार करता है, भूमि, भूमि से भूमि या मार करने वाला मिसाइल है कौन, तो अग्नि। अगला आपसे पूछता है पृथ्वी, प्रथम पूछेगा, द्वितीय पूछेगा, तीसरा पूछेगा। तो इसका भी आंसर जो होगा पृथ्वी से पृथ्वी, पृथ्वी से पृथ्वी कहने का मतलब है भूमि से ही भूमि। पृथ्वी नाम में भी छुपा है, तो इसका जो आंसर होगा कहाँ होगा, पृथ्वी से पृथ्वी। ये मार कहाँ से कहाँ करता है, तो पृथ्वी से पृथ्वी यह मार करता है। अगर आपसे पूछता आकाश, पूछेगा आकाश, आकाश आकाश, तो इसका जो आंसर होगा हवा से हवा। इसका आंसर क्या होगा, ये हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है। और एक साथ 5 विमान या मिसाइल को निशाना बना सकता है कौन, तो आकाश। और इसमें मारक क्षमता भी पूछ लेता है, तो 25 किलोमीटर मारक क्षमता तो नहीं पूछता। इम्पोर्टेंट ये है कि यह कहाँ से कहाँ मार करता है, ये कहाँ से कहाँ मार करता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में लिख रहा है कि अग्नि नाम जुड़ा हुआ है आग से लड़ने वाला मशीन से, युद्ध टैंक से, हवाई जहाज से, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, आप समझ गए हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5वें प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, जिनेवा में, हेग में, लंदन में, पेरिस में। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है वो आपका कहाँ स्थित है, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ है, द हेग में स्थित है। और ये पड़ता कहाँ है, तो नीदरलैंड में पड़ता है। जो द हेग है कहाँ स्थित है, नीदरलैंड में। और इसमें आपसे एक और पूछता प्रश्न, जो पूछता है कि जो 15 न्यायाधीश रहते हैं, जो चुने जाते 15 न्यायाधीश रहते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा 9 वर्ष, 9 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यूएनए के अंतर्गत यह काम करता है। किसके अंतर्गत काम करता है, तो यूएनए के अंतर्गत यह पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका जो पूछा कि न्यायालय स्थित है तो द हेग में, और कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर की, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कुछ लिखा देते हैं। आपसे पूछता राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद है कितना में, राष्ट्रीय आपातकाल पूछेगा तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल तो अनुच्छेद 352 यहाँ लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति अगर शासन पूछेगा तो 356, 4 जोड़ते जाना है। 352 में 4 जोड़ेंगे 356 आएगा, और 356 में 4 जोड़ेंगे कितना है 360, तो आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल 360 में। वित्तीय आपातकाल कितना हो जाएगा 360 में। वित्तीय आपातकाल 360 में, वित्तीय आपातकाल किस में हो जाएगा 360 में। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। गवर्नर मतलब बोले तो राज्यपाल, राज्यपाल के मतलब सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जो मुख्यमंत्री अनुच्छेद कितना में, तो 74 से लेकर 78 तक। जो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 74 से 78 तक, अनुच्छेद 74 से 78। और लेजिस्लेटिव असेंबली और जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, भाग 6 में 153 से लेकर अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 में। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गवर्नर मतलब राज्यपाल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम है, मतलब गल्फ स्ट्रीम कहाँ स्थित है? तो आपको मैप से याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार स्पेशल जो भी धारा हो गया इम्पोर्टेंट उसको जान लेंगे, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है उसको हम लोग जब अगला सेट लाएंगे तो उसको में जान लेंगे। तो अगला लिख रहा है कि गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय हवा। तो जो गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा है, यह एक प्रकार का क्या है तो महासागरीय धारा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो आपको बताना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, मतलब कौन थे? तो सबसे पहले आपको मालूम हुआ कि कौन कौन शामिल थे। तो हम जिसको बोलते हैं HSRA, इसको क्या बोलते हैं HSRA। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इसका जो स्थापना हुआ था 1924 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के नाम पे। तो 1924 में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा। लेकिन जो इसका जो नाम था चेंज करके 1928 में बदल कर रख दिया गया HSRA, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। कब नाम चेंज हुआ था? जो शुरू में बना था 1924 में, इसका नाम क्या था HSR, लेकिन 1928 में इसका नाम चेंज कर दिया गया HSRA, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो इसमें पूछ रहा है कि संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ जो आंसर होगा भगत सिंह हो जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहता तो पहला आंसर क्या मारते हैं, ये भी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो जो पहला आंसर होगा यहाँ लिख रहा आर्मी, तो आर्मी जब आंसर पूछेगा तो भगत सिंह होगा, आर्मी जब जुड़ जाएगा तो। लेकिन HSRA और HSR, तो जब ऑप्शन रहेगा तो कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों आपको बोल देगा कि ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर क्या होगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है? बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इनमें से सभी।
तो जो हरित क्रांति था किस पे स्थित था, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड आप वेट कर लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप सोच लिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बीजों की उच्च पैदावार किस में। तो हरित क्रांति से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता उसको आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो अगर भारत में पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एस स्वामीनाथन। लेकिन आपसे पूछता कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। चलिए हम लिख देते हैं इसको। जनक पूछेगा, जनक अगर आपसे पूछता है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। अगर लेकिन पूछेगा भारत में जनक, तो क्या हो जाएगा, एस स्वामीनाथन। देखिए आंसर आपको किस तरह से चुनना। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग आंसर है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में रहेगा नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन में है, तो आंसर पहला जो होगा नॉर्मन बोरलॉग होगा। सिर्फ आपसे ये पूछता कि हरित क्रांति के जनक कौन है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो जो आंसर होगा एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। और सिर्फ जनक पूछे हरित क्रांति के, तो जो पहला आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। अगर नॉर्मन बोरलॉग नहीं रहेगा तो मारेंगे एस स्वामीनाथन को। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पूछा था कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर थी, तो बीजों की उच्च पैदावार किस में। और आपसे पूछता कि शब्द का जो प्रयोग हुआ था, हरित क्रांति शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था, अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे, विलियम गैंड। अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गैंड, जो सबसे पहली बार हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किए थे। और कब किए थे, 1960 में। और सबसे पहले आधारशिला कौन रखा था, तो मैक्सिको, 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा सबसे पहले आधारशिला रखा गया था। किसके द्वारा, तो 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा सबसे पहले आधारशिला रखा गया था, किसके, हरित क्रांति का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और गेहूं के उपज को बढ़ावा देना था हरित क्रांति का मेन रूप से। और मतलब इसमें और भी शामिल हुआ था, चावल भी शामिल किया गया था। तो इसमें हो जाएगा सिर्फ बीजों की उच्च पैदावार किस में, मतलब बीजों की उच्च पैदावार किस में, मतलब कम, जैसे में खेत कम है, कम जगह में अधिक पैदा हम लोग कैसे करें, इसलिए था। तो मतलब बीजों की उच्च पैदावार किस में, मतलब मान लीजिए कहीं एक कट्ठा में एक कट्ठा है और कहीं 2 क्विंटल मान लीजिए कि गेहूं होता है, तो उसमें 5 क्विंटल पैदा मतलब कैसे करें, तो इसके लिए लाया गया था हरित क्रांति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बीजों की उच्च पैदावार किस में। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं, मतलब अगला प्रश्न पे। 10 नंबर है कि वंदे मातरम गीत लिखा था रविंद्र टैगोर ने, नव गोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। इसका जो आंसर होगा, वंदे मातरम गीत लिखा था, तो अधिकतर बच्चों को इसका आंसर मालूम हुआ, ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपसे पूछता कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगर लेकिन आपसे पूछता कि जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया था,
तो अभी तुरंत अभी पीछे बताए आपको कि 1911 में गाया था कोलकाता के अधिवेशन में, और कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक ये है कि आपसे ये भी पूछ लेता है कि वंदे मातरम एक पत्र भी है, वह किनके द्वारा निकाला गया था? तो अगर वंदे मातरम पत्र पूछता किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आंसर नहीं होगा। लेकिन आप जो आंसर अधिकतर बच्चों को अगर पूछ देगा वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आंसर को आप टिक आउट करके आ जाए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है वंदे मातरम पत्र, वंदे मातरम पत्र, तो इसका आंसर क्या होगा? अरविंद घोष के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा निकाला गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर के बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताइए। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भी आपको आंसर मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। जो इसका जो कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपका हो जाएगा 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और लॉर्ड रिपन पूछेगा तो 1880 से लेकर 84 तक, और लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 80 तक, और लॉर्ड माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन का जो कार्यकाल है 1947 से लेकर 48 तक। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1881 में। और किसके कार्यकाल में हुआ था ये आपसे पूछ लेता तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जो कार्यकाल था इसका 1880 से लेकर 84 तक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। वर्ष बताना, किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, 1929 में, 1939 में, 1942 में। तो आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में क्या किया गया था? तो झंडा फहराया गया था। तो यहाँ पूछा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष, किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में ही पारित किया गया था 1929 में। कहाँ? लाहौर में हुआ था। और यह किस नदी की थी? तो रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन नहीं करेगा, लाहौर में रावी नदी के किनारे 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ लिख भी दिया कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो मतलब किस लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? मतलब लाहौर अधिवेशन में। और ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन अध्यक्ष किए थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सोच लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री जब कहेंगे तो राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। और जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष का लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं 5 वर्ष करिएगा, सॉरी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष।
यहाँ अगर राज्यसभा पूछेगा तो राज्यसभा का जो कार्यकाल हो जाएगा वो 6 वर्ष होगा। लिख लीजिएगा, एक राज्यसभा और इसका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष होगा। लोकसभा के कार्यकाल भी 6 वर्ष हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो लोकसभा का जो कार्यकाल था, चलिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ सिंपल पॉइंट में लिख देते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 5 वर्ष से कितना किया गया था, जो 5 वर्ष था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा 5 वर्ष से, या आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, बढ़ाकर 6 वर्ष, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ 1978 में, इसको घटाकर फिर से क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो आप इसको याद रखें, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, या आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो अब दोनों याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा घटाया गया, और ये कब हुआ था, तो 1976 में, 1978 में। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि आप इसका आंसर सोच लिए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। लिख रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, मतलब कम से कम 2 बार बुलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इससे मतलब कम नहीं हो सकता, अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र है आने वाले सेट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहाँ आपको हम सिर्फ आंसर बता देते कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही पूछेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट, और इसमें जल भी रहता है हाफ, मतलब। तो इसको बताएं कि किस तरह से बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो जिप्सम के, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, जब जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। तो जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो जल भाप के रूप में, जो जल रहेगा वाष्प के रूप में निकलेगा तो कम होगा। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो हम लोग जब आएगा अगले सेट, उसको में जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और वहाँ इसको और अच्छे तरह से क्लियर कर लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित है, तो एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मनुष्य के उदर में पाया जाता है, मतलब पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HCl। और साइट्रिक अम्ल नींबू एवं नारंगी में, और जेलिक अम्ल टमाटर में। ये जो आपका हो जाएगा टमाटर, ये कहाँ हो जाएगा, टमाटर में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। तो यहाँ पूछ रहा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो यहाँ दो बात पूछ सकता है, या तो कठोरता बढ़ाने के लिए पूछेगा तो कार्बन होगा पहला आंसर,
कार्बन क्या होगा? पहला आंसर। जो कठोर है उसमें जंग नहीं लगेगा। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ कठोर कब होगा? उसमें जंग नहीं लगेगा। अगर जंग लग जाएगा तो उसका कठोरता तो खत्म हो जाएगा। कठोर कहने का मतलब है कि जंग नहीं लगेगा, लेकिन स्पेशल आपसे पूछता है कि कठोरता प्रदान करने के लिए तो मारेंगे कार्बन की। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसका जो सेकेंड आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्रोमियम। लेकिन यहाँ पूछता है कि स्टील को मतलब कठोरता प्रदान करने के लिए नहीं पूछेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जंग रोधक बनाने के लिए। किसी चीज़ को जंग रोधक बनाने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो आंसर जो उसमें होगा पहला क्या होगा? क्रोमियम। और जब क्रोमियम आंसर नहीं रहेगा तो कार्बन को मारेंगे, क्योंकि कार्बन भी कठोर बनाएगा तो जंग रोधक, जाहिर सा बात है जो कठोर बनाएगा उसको जंग रोधक भी बना देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना कि किसको आंसर कब करना है। अगर कठोरता पूछता है तो पहला आंसर होगा कार्बन। अगर आपसे पूछता है कि जंग रोधक बनाने के लिए तो पहला आंसर होगा क्रोमियम, और जो सेकेंड आंसर होगा इसी का अपोजिट। पहला आंसर जो इसमें जिसमें कार्बन होगा वो सेकेंड आंसर होगा क्रोमियम, और जिसमें पहला आंसर क्रोमियम होगा उसमें सेकेंड आंसर कार्बन होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर की लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में। तो इसका आंसर हम पिछले वाले स्टेट में भी बता दिए थे कि इसका आंसर क्या होगा? 1952 में, 1952। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर है, शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जर बर्फ, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको बहुत बार ही पूछा गया प्रश्न है कि शुष्क बर्फ एक प्रकार का क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। या फैक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, और सेकंड ऑप्शन में दे रहा ऑप्शन नंबर बी में पदार्थों की संरचना निर्धारण में, और सी में दे रहा रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, और जो डी दे रहा कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो जो क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, इसको हम उपयोग करते एक मिश्रित रंग को अलग कर पहचानने का एक विधि है। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।